तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सजन क्लासेस में। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और गणित को एंजॉय कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। इसको बोलते हैं अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको लगा सर थोड़ा सा ऐसा हम पहले पढ़ तो चुके हैं, है ना, यानी कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, एक चर राशि में रैखिक समीकरण हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि मेरी एक आदत है, ये मानते हुए कि जो आपने पहले पढ़ा है, चलिए मान लेते हैं आपको वो याद नहीं है या समझ में ना भी आया था, तो भी इस चैप्टर को समझने में अब कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। हम फिर से एक बार बिल्कुल एलिमेंट्री, बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रारंभ करेंगे। मतलब समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये लीनियर वर्ड, रेखीय वर्ड क्या है, और चर क्या होते हैं, हम वहां से शुरू करने वाले हैं। मतलब आपका पिछला जो पढ़ा था वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी ध्यान से पढ़ा था, नहीं भी आता है तो भी कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है ना। वो पूरी चीजें, वो सारी चीजें जो हमें रिक्वायरमेंट है पिछली क्लासों का, वो सब यहां पर लेकर अपन शुरुआत करेंगे और उसको अंत तक ले जाएंगे, है ना। तो जो मैंने चैप्टर का नाम कहा कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, पहले इस चैप्टर के नाम पे ही फोकस करो। इस चैप्टर के नाम में 3 जो शब्द हैं, अगर वो समझ में आ गए तो चैप्टर भी पूरा समझ में आएगा आराम से। पहला शब्द है इसमें लीनियर, इंग्लिश का लीनियर, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, रैखिक या रेखीय भी बोल सकते हैं ना, रैखिक बोल लो या रेखीय बोल लो। दूसरा वर्ड इंग्लिश का है इक्वेशन, यानी कि समीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, समीकरण। और एक वर्ड आ रहा है इसमें जो दो बोले हैं, एक बोले चर, यानी कि वेरिएबल, यहाँ पर बोल रहे हैं हिंदी में अपन चर। तो पहले ये 3 शब्दों के बारे में समझ लें तो अच्छे से हमें चैप्टर के बारे में पता लगेगा। तो हमेशा की तरह, जैसा आपको मैंने कहा है कि चैप्टर का नाम ही अगर ढंग से अपन समझ लें तो फिर आगे की चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो इसके नाम में 3 शब्द आए, लीनियर, इक्वेशन और क्या, वेरिएबल, चर, समीकरण और क्या। देखिए एक एक करके इनकी बातों को समझते हैं। तो पहला जो शब्द आया है वो आया चर, वेरिएबल। देखो, आपने सुना होगा, ना केवल मैथमेटिक्स में बल्कि फिजिक्स वगैरह आप साइंस पढ़ते हैं वहां भी सुना होगा, वहां भी देखा होगा आपने। कई बार लिखा होता है चर, कुछ लिखा होता है अचर, है ना, वेरिएबल। और कई बार क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट। अब थोड़ा बात को समझो। अगर मैंने आपके सामने लिखा दो, मैंने आपके सामने लिखा दो, तो अब चाहे सुबह 8 बजे हो तो भी दो दो ही रहेगा, दोपहर के 12 बजे हो तो भी बेचारा दो दो ही रहेगा, रात को 10 बज जाए तो बेचारा दो दो ही रहेगा। क्यों? मैंने फिक्स इसको नंबर, एक फिक्स काउंटिंग दे दी, दो। आपने कहा सर ऐसे तो हर चीज फिक्स है, रुको हिम्मत से काम लो। अब जो तापमान रहता है, अब जो टेम्परेचर रहता है ना अपना, जिसको अपना वो थर्मामीटर से अपन नापते हैं, या बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा आपके फिजिक्स की लैब में, है ना, आपकी लेबोरेटरी के अंदर एक लगा होता है, इसमें अपने दिन का तापमान, है ना, दिखाई देता है। अब तापमान की बात करूं, उसको बोलूं मैं टी, अब टी ही बोलते हैं, क्यों भाई टी ही बोलते हैं इसको अपन, तो टी बोल दिया मैंने। तो टेम्परेचर की बात की तो क्या सुबह 8 बजे का टेम्परेचर, दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर और 10 बजे का टेम्परेचर सेम रहेगा क्या? तुरंत आपके ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, अच्छा सर ये बात तो आपने सही बताई, अब समझ में आया कि भाई ये दो तो क्या था, ये कभी नहीं बदलेगा, किसी भी स्थिति में ये अपना मान परिवर्तित नहीं कर रहा। तो देखो, बिल्कुल आसान आसान भाषा में आपके सामने मैंने परिभाषा बोल दी। परिभाषा क्या कहती है? वो चीजें, वो मान जो कभी बदलते नहीं है, वो नियत रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, उनको बोलते हैं अचर, यानी कि कांस्टेंट। तो ये अचर था, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन यहां मैंने जो टी लिया, जो टेम्परेचर बोला, समय के साथ, परिस्थिति के साथ वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है,
चेंज कर रहा है, वो अपने मान को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो वे राशियां जो अपना मान परिस्थिति, समय या अन्य स्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हैं, वो क्वांटिटीज जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकती हैं विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस एंड अदर कंडीशंस, वो सब कहलाती हैं अपनी वेरिएबल। क्या कहलाती हैं, वेरिएबल। तो यहाँ टी कौन था, वेरिएबल था भाई। यहाँ टी कौन था, वेरिएबल था, चर राशि था। लेकिन वो दो जो था ना, दो जो ये दो था ना बेचारा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये तो दो लिख दिया मैंने, है ना, फिक्स रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट यानी अचर। तो यहाँ पर वो चीजें, वो क्वांटिटीज जो अपनी वैल्यू कैन बी चेंज हो सकती हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल। और वो क्वांटिटीज जो अपना मान चेंज नहीं कर सकती, वो फिक्स्ड रहेंगी, नियत रहेंगी, उनको बोलते हैं अपन अचर। तो उम्मीद है चर और अचर आपके समझ में आ गए होंगे। तो चर और अचर यहां पे मैं लिख भी देता हूं, अचर यानी कि कांस्टेंट्स। तो अब आपको दोनों शब्द क्लियर होंगे। चर क्या होते हैं, विच कैन वेरी, जो अपना मान, विच कैन वेरी देयर वैल्यूज, विच कैन वेरी देयर, अपने जो उनके मान है उनको वो बदल सकते हो समय के साथ, परिस्थिति के साथ, किसी अन्य शर्त के साथ, तो बोलते हैं उनको चर। और जो अपना मान नहीं बदल सकते वो क्या होते हैं, अचर। तो ये रिमेन्स कांस्टेंट। अचर क्या होते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, नियत या स्थिर रहते हैं। चर क्या होते हैं, कैन वेरी देयर वैल्यूज, और कैन टेक एनी वैल्यू, कैन वेरी देयर अपने मान परिवर्तित कर सकते हैं समय के साथ, परिस्थिति के अनुसार। जो कोई भी मान ले सकते हो, और भी आसान करें, जो कोई भी मान ग्रहण कर सकते हो। ये तो फिक्स हो गया, ये तो अपना, कोई अपनी ओर से कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन जो अपने कोई भी मान ले सकते हो वो अपने अचर, वो अपने चर कहलाते हैं। तो चर और अचर क्लियर हो गए होंगे। अब रैखिक की बात करते हैं। रैखिक का मतलब आपने क्या सीखा था, वो आपको याद नहीं भी है, कोई बात नहीं, अपन सिखाते हैं। देखो, रैखिक का मतलब यह है कि जो चर राशियां हैं, जो वेरिएबल हैं, उनकी जो पावर है, उनकी जो घात है, वो केवल और केवल एक होनी चाहिए। जैसे मान लो, सपोज मैंने कहा x की पावर 3 प्लस 4, एक्स ले लेता हूं, प्लस 3 इजगल टू 0, ये किसी भी हालत में रैखिक नहीं है। अब पहली बात तो आपको सब दिखना शुरू हो गया होगा, 3 यहाँ कौन है, अचर है। 4 भी यहाँ कौन है, अचर है। तो 3 और 4 तो क्या है, कॉन्स्टेंट अचर है। लेकिन जो एक्स है, ये जो एक्स में गोला बना रहा हूं, ये एक्स तो कौन है, चर राशि, वेरिएबल है। तो चर राशि की जो घात है, चर राशि की जो पावर है, वो किसी भी हालत में एक से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो केवल और केवल एक ही होनी चाहिए। ऐसी समीकरण को, ऐसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर क्यों नहीं है सर, यहाँ पर है ना, एक जगह तो एक्स की पावर 1 है, बट यहाँ पे कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई, जो हमारे जो परिभाषा है उसको फॉलो नहीं कर रही। इसका मतलब जो समीकरण मैंने आपके सामने लिखी है, या अभी चलो समीकरण मैंने बताया नहीं, वैसे आपको पता है, फिर भी कोई बात नहीं। अभी ये मानते हुए कि आपको समीकरण नहीं पता, तो जो व्यंजक आपके सामने लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी चीज लिख रहा हूँ आपके सामने, उसको व्यंजक बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जो व्यंजक मैंने आपके सामने लिखा है, जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है, वो रेखीय तो नहीं है, क्योंकि घात कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। तो चर राशि की अधिकतम घात केवल और केवल एक होनी चाहिए, राइट। तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर। क्या बोलते हैं उसको अपन, लीनियर बोलते हैं। तो उसका मीनिंग क्या निकला, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। चर राशि की अधिकतम घात एक होगी, तो इसको अपन लीनियर बोलेंगे। तो इसको अपन
रेखिक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री लेवल से अपन ले रहे हैं। अब तीसरा शब्द समीकरण, इक्वेशन। देखो समीकरण का मीनिंग क्या होता है, दो पक्ष हों, जैसे मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा 2x+5, अभी ये समीकरण नहीं है, ये व्यंजक है, ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको अपन, एक्सप्रेशन, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यंजक। क्यों, अभी इसके दो पक्ष नहीं, अभी इसके टू साइड्स नहीं, वो कहते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, खुशी खुशी लिखते थे ना आप कई बार, LHS इज इक्वल टू क्या, RHS, बस तो उसी चीज को अपन इक्वेशन में ले आते हैं। तो जब अपन ऐसा बोलते हैं कि LHS और RHS दो जो साइड है वो आपस में बराबर हो, तभी, केवल तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, समीकरण बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये लिखा था 2x+5 इसगल टू लिख दिया मैंने 3, समीकरण है। मान लो लिखा था 2x+5 इसगल टू क्या लिख दिया मैंने 0, भाई समीकरण है। अगर मैंने कहता हूं कि साहब x-3 इजगल टू 15, भाई इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू का, बराबरी का चिन्ह आता है, तभी वो क्या बनती है, समीकरण। तो देखो कितने एलिमेंट्री लेवल से अपन ने चीजों को लिया है, कि अगर आप वो चीज नहीं भी जानते थे, पिछली कक्षाओं में आपने ध्यान नहीं भी दिया, तो भी अपन इस चीज को बहुत ध्यान से आराम से समझेंगे, है ना। तो ये अब आपको पता लग गया, इक्वेशन वो होती है जहां लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, उसके अंदर इक्वल टू का साइन, बराबरी का चिन्ह होना अति आवश्यक है, एसेंशियल है, विच कंटेन्स, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS मस्ट कंटेन्स साइन ऑफ इक्वलिटी। तो ये दो बातें अब हम लिख दी मैंने, दो बातें कौन सी, एक तो ये LHS इजगल टू RHS, यानी कि दाया बाया पक्ष इजगल टू दाया पक्ष, बाया पक्ष इज इक्वल टू क्या, दाया पक्ष। और सेकंड बात क्या लिखी, बराबरी का चिन्ह, जो साइन ऑफ इक्वलिटी है, बराबर का चिन्ह होना आवश्यक है, बराबर का चिन्ह होना क्या है, आवश्यक है। तो देखो आपके पाठ में, आपके चैप्टर में 3 शब्द आ रहे थे, उन तीनों को अपन ने परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। उम्मीद है चर और अचर क्लियर होंगे। चर कौन से हैं, जो अपना मान कोई भी ले सकते हैं, जो अपना मान परिवर्तित कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स हो सकता है वो समय के साथ बदल रहे हो, वो किसी सर्कमस्टांस में बदल रहे हो, किसी स्थिति में बदल रहे हो, है ना। तो वो चीजें होती हैं अपने चर, और जो अपना मान नहीं बदल सकते, जो अपना नियत मान के रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। रैखिक का मतलब जो भी चर राशियां हैं उनकी जो अधिकतम घात है वो केवल 1 होनी चाहिए, 2 3 कुछ भी नहीं होनी चाहिए। समीकरण का मतलब LHS इक्वल टू RHS और बीच में इक्वल टू एसेंशियल होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे अपन, समीकरण बोलेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमेशा की तरह मैंने कुछ लिखा है प्रीवियसली नोन, भले ही प्रीवियसली नोन बोल के ये सोचना कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि भैया ये आपको पता होना चाहिए ना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, लेकिन हम इसको फिर से एक बार लेंगे, ताकि जो हमारी प्रभाव बना हुआ है पढ़ने का वो बिल्कुल बना रहे, और ऐसा नहीं हो कि अगर कोई चीज पिछली ढंग से हमको नहीं आती है या हमने ध्यान नहीं दिया है तो हमें चैप्टर नहीं आएगा ना। अब मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं ये नहीं कहता भाई इस चैप्टर को पढ़ना है तो पहले ये पढ़ के आओ, पहले वो देख के आओ, फिर मेरा काम यहाँ पे क्या है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर के देखो नाम से शुरू कर रहे हैं अपन, चैप्टर के नाम में शब्द कौन से आए। अब ये बोल, हमने कहा प्रीवियसली नोन, पिछले अध्याय से हम जानते हैं। तो अगर आप नहीं भी जानते हो तो जो जानना चाहिए इसको पढ़ने के लिए पिछली कक्षाओं का जो ज्ञान चाहिए उसको बिल्कुल प्रारंभ से ले रहा हूं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो आपको पिछली कक्षाओं का ज्ञान चाहिए उसको बिल्कुल एसेंशियल इनिशियल लेवल से ले रहा हूं। पहला बोलता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपने पहले पढ़ा है लेकिन मैं इसको दोबारा से पढ़ा रहा हूं, एक बार थोड़ा संक्षेप में रखूंगा ताकि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं वो समझ में आराम से आ भी जाएं, और इसकी जो रिक्वायरमेंट अपने इस चैप्टर में रहेगी वो भी अपन समझ जाए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर की रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप आपने पढ़ा था ax प्लस बी, जहां x ऑफ कोर्स अभी तक तो सिंपल सी बात है, a और b क्या मैं अचर बोल रहा हूँ, लिखा भी है मैंने, a और b क्या है, अचर राशियां, जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, -3 हो, कुछ भी हो सकता है ना। जहाँ a भी अचर है, खास तौर से क्या होते हैं, वास्तविक मूल्य होते हैं, क्या होता है ये, वास्तविक अपने क्या होते हैं, रियल वैल्यूज होती है।
2 4 6 8 पॉइंटों में हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। रियल में अपन जानते हैं रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, मतलब ये जो नंबर हैं ए बी दिख रहे हैं आपको, ये परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय, जैसे √2 √3 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अचर हो बस, मतलब बदले नहीं, एक बार जब हो गया, जब एक बार √2 लिख दिया, √2 लिख दिया। अब एक्स तो क्या पता ही नहीं है, वो कोई मान ले सकता है, एक्स तो पता ही नहीं है, वो कोई मान ले सकता है, तो एक्स तो चर है, एक्स तो क्या है, चर है, एक्स तो क्या है, वेरिएबल है। और ए और बी मेरे जो भी लिखे होंगे वो नियत होंगे, फिक्स होंगे, तो क्या बोलते हैं उनको, अचर बोलेंगे, कॉन्स्टेंट बोलेंगे। तो मानक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी। भाई क्यों, क्या लिखा हुआ है, एक चर, साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, एक चर की रैखिक समीकरण। बेटा एक चर की तो एक ही अज्ञात होना चाहिए, एक ही अननोन होना चाहिए। वो अननोन यहाँ पे कौन है, एक्स। वो अज्ञात, वो अननोन यहाँ पे कौन है, एक्स है। बाकी सब क्या होंगे, अचर होंगे। ए और बी क्या लिख दिए मैंने, अचर लिख दिए, जहां पर ए और बी क्या अचर। तो एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है। जरा बताओगे, जरा देखोगे चर की घात कितनी है। अरे सर एक है, तो मैं लिखा क्या बेटा, रैखिक समीकरण। क्या लिखा है मैंने, रैखिक समीकरण। इसलिए एक्स की जो घात है, एक्स की जो पावर है, वो कितनी है अपनी, एक है। तो मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी इजगल टू जीरो। मानक रूप क्या होता है इसका, ए एक्स प्लस बी इजगल टू जीरो। इजगल टू आ गया, अरे भाई समीकरण है, क्या है, समीकरण है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू का साइन होना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने परिभाषा बता दी। अब तीनों बातें देख लो, चर है, एक्स कौन है, चर है, बाकी कौन अचर है। जो अचर है ए और बी, वो कोई भी अपने रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी अपने वास्तविक मान हो सकते हैं। घात, एक्स की जो घात है, जो पावर एक्स की वेरिएबल की, वो कितनी है, एक है। और दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, आपके बीच में क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल टू। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिए। x प्लस वन इजगल टू जीरो, हाँ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि आपने देखा एक तो घात है, बीच में इजगल टू है। x माइनस √2 इक्वल जीरो, क्यों भाई, मैंने कहा था कि जो ये अचर संख्याएं हैं जो ए और बी में लिखे थे वहां पर, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो रियल हो सकते हैं, आपके रियल के अंदर रेशनल हो सकता है, परिम हो सकते हैं, अपरिम हो सकते हैं, रूट वाले हो सकते हैं, दशमलव में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक बार तो मैंने देखा आपने यहाँ पे क्या लिया, एक नंबर लिया, नेचुरल नंबर था। फिर मैंने क्या लिया, अपरिमेय नंबर लिया, इरेशनल नंबर लिया, रूट में आ गया ना, इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय नंबर हो गया। फिर मैंने क्या लिए, दशमलव के लिए, है ना। फिर उधर ले गया इजगल टू के, लेकिन रखा मैंने क्या है, अपने रियल वैल्यू रखी है ए और बी। और यहाँ पर आपने देखा कि हमारे जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं पूरे चार, ये चारों मेरे एक वेरिएबल में, एक चर राशि में रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल है। सब चीजों के अंदर, चाहे वेरिएबल में एक्स ले रहा हूँ, चाहे वेरिएबल वाई ले रहा हूँ, है एक ही, एक बार में, एक बार में एक ही है, एक बार में एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, अज्ञात कौन है। अब फिलहाल क्या समझोगे आप, मतलब अज्ञात, व्हाट इज वेरिएबल, अज्ञात। यहाँ अज्ञात एक्स है तो वेरिएबल है, यहाँ अज्ञात एक्स है, वेरिएबल है, यहाँ अज्ञात वाई है, वेरिएबल है। तो जो अज्ञात है वो कोई मान ले सकता है, जो अज्ञात है, जो अननोन है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसीलिए क्या बन गया, वो बन गया वेरिएबल बन गया। यहाँ पर एक्स क्या है, अपना अज्ञात है। तो आपको याद होगा, ऐसे इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, हल करते थे, तो इनको जो अपन सॉल्यूशन निकालते थे, इनका जो अपन हल निकालते थे, याद आ रहा होगा कैसे निकालते थे। हमारा पैटर्न होता था, हम जो अननोन है, अज्ञात है, ये मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, जो अननोन है, अज्ञात को हम बाई और रखते थे, और बाकी जो मान है बाकी के, उनको हम दाई और ले आते थे। तो x को मैंने लेफ्ट साइड में ही रखा और इस वन को वहां ले गया, लो भाई आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस। आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस। तो एक परिपाटी, एक कन्वेंशन अपन फॉलो करते थे कि जो अज्ञात है, जो चर राशि है, जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उसको कहाँ रखते थे अपन, लेफ्ट साइड में, और बाकी सारे नंबर जो है उनको अपन राइट साइड में ले जाया करते थे, शिफ्ट कर देते थे। उससे अकेले x का मान जो आ रहा है वो इसका हल होता था। यहां पर करेंगे तो भाई वही तो अच्छी सी बात है, x को रखना अकेला, √2 उधर गया, यहाँ पे किसका था, माइनस का। जब इजगल टू वहां शिफ्ट हुआ, जब इजगल टू वहां शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, प्लस का बन गया, भैया आंसर आ गया। इस केस में वो नेगेटिव कोई रियल नंबर था, और यहाँ पर वो क्या हो गया, पॉजिटिव तो हुआ, लेकिन क्या बन गया, वो इरेशनल है। क्या है वो, अपना अपरिमेय संख्या होगी। हम तो कह रहे हैं कोई भी रियल हो, और रियल में, वास्तविक में इरेशनल भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, पॉइंटों वाले भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सारे होते हैं, सब नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर करेंगे तो मैंने कहा कि 1.2y इज इक्वल टू 9.6, बट मैंने कहा था
कि मुझे y का मान अकेला चाहिए, 1.2 साथ में गुणा हो रहा है, 1.2 साथ में गुणा हो रहा है, तो कैसे हटाएंगे, 1.2 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा, है ना। 1.2 y को अकेला करना है, अरे मान तो y का चाहिए ना, वैल्यू किसी चाहिए, सोल्यूशन किसकी चाहिए, सोल्यूशन हमेशा इक्वेशन में अज्ञात का होता है, सोल्यूशन यानी कि हल किसका होता है, अज्ञात का मान, अननोन की वैल्यू, अननोन की वैल्यू को ही तो अपन बोलते हैं सॉल्यूशन, जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो x, यहाँ तो वो कौन अज्ञात है, y है, तो y का मान निकालना है, y को अकेला करना है, तो 1.2 गुना हो रहा है, नीचे ले जाओ, तो बेटा अकेला y क्या आएगा, 9.6 अपॉन 1.2, हटाओगे डेसिमल तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 12, 12 में, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, ये लो 8 आंसर आ गया। यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस इक्वल टू पहले से ही है, अकेला x पहले से ही है, पर अलोन करना है, अलोन करना है, 2 हटाना है, 2 नीचे जाएगा, तो x का मान क्या आएगा बेटा, 5/2, फ्रैक्शन में आ रहा है, पूरा आ रहा है, दशमलव में भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर इरेशनल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो भांति भांति के एग्जाम्पल इसलिए लिए, इतने एग्जाम्पल लिखने के मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि आपके दिमाग में कोई अननोन चीज आके न घुस जाए कि सर हमेशा के आंसर प्लस में आएगा, ना ना, आंसर प्लस में आ सकता है, आंसर माइनस में आ सकता है, आंसर पॉइंटों में आ सकता है, आंसर इरेशनल आ सकता है, आंसर रेशनल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस होना क्या चाहिए, वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए, राइट। तो मैंने भांति भांति के 4 एग्जांपल लिए और चारों में अज्ञात का, अननोन का आंसर निकाल दिया। एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं, जिस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए था कि मैंने 4 एग्जांपल लिए, उन चारों में एक और केवल एक ही आंसर आया, इन चारों के अंदर अज्ञात का, अननोन का, वेरिएबल का, चर राशि का केवल और केवल एक ही आंसर आया। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे वर्ड्स, केवल और केवल एक ही आंसर आया। यहाँ x का केवल एक आंसर आया माइनस में, यहाँ x का केवल एक आंसर आया √2, यहाँ x का केवल एक आंसर, y का केवल एक आंसर आया 8, और यहाँ x का केवल एक आंसर आया 5/2। तो कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने इतने एग्जाम्पल लिए, लेकिन अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर कोई एक चर में रैखिक समीकरण है, तो उसका एक और केवल एक ही आंसर आएगा, और जब एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन की बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक। क्या बोलते हैं उसको, अद्वितीय। वर्ड अद्वितीय, सेकंड कुछ नहीं है, अद्वितीय मतलब जिसका सेकंड चीज नहीं आएगी, वो खुद अकेला रहेगा, है ना। तो यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक और केवल एक ही आंसर आया, इस बात को मैंने नीचे लिख भी दिया है, जब आप नोट्स बनाए तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को मैंने नीचे लिख भी दिया है कि solution of linear equation in one variable is unique, और यूनिक का मतलब दैट इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अर्थात हिंदी में क्या मतलब निकला, एक चर की रेखीय समीकरण का अद्वितीय हल होता है, एक चर की रेखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक और केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो अब ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या कहा मैंने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक आंसर आता है, एक ही, ना दो आएंगे ना जीरो, केवल एक ही आंसर आएगा। मतलब ऐसा भी नहीं होगा हल नहीं आए, हल तो आएगा, दिख गया आपको, हल आ गया, है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो अपने कोर्स में है, जिसमें जहां मैंने ABC बोल रखे हैं आपको, A और B बोल रखे हैं भी आपको मैंने, क्योंकि जिसमें होंगे रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर होंगे तो x का भी अपना रियल नंबर आएगा, x से अपना रियल नंबर आ जाएगा। तो चलो साहब आगे बढ़ाया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, अभी अपन वन वेरिएबल बात ही कर रहे हैं, अभी टू पे नहीं गए अभी अपन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड और शोन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन आप जानते हो, है ना, बचपन से बनाते आए हो नंबर लाइन, तो ऐसे बनाते थे ना, ये इधर भी चल रहा है पता नहीं कहां तक, यहाँ भी चल रहा है पता नहीं, बीच में क्या, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। रियल नंबर बात करें तो 0 1 के बीच में अनंत संख्या होती है। आप में से अनंत, मैंने कहा बेटा अनंत मतलब इनफाइनाइट, बहुत सारे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे 0 1 के बीच में आपने से 0.1, मैंने कहा बेटा इसके बीच में एक और आएगा ना 0.01, मैं इसके नीचे बीच बीच में एक और आएगा ना 0.001, अरे एक और आएगा ना 0.0001, अरे एक और आएगा ना 0.00001, अरे बहुत सारे आएंगे, एंडलेस।
तो हर दो जो नंबर आप लिख रहे हो रियल नंबर के लिए वास्तविक संख्याओं की, उसके बीच में बहुत सारे नंबर अपने आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे संख्याएं अपने आ जाती हैं। तो फिलहाल अभी हमने कहा कि मैं जो सॉल्यूशन आ रहा है लीनियर इक्वेशन का उसको अपनी नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ। दोबारा अपन अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा एक चर वाली रेखीय समीकरण, एक चर सिंगल चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक चर वाली रेखीय समीकरण के हल को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। आपने ऐसा कैसे? मैंने कहा बेटा ऐसे पढ़ा तो नहीं अपने पहले था, लेकिन ध्यान रखते हैं दोबारा कर लेते हैं। 2x + 50 सॉल्व करो और उसको नंबर लाइन पे दिखाओ। दिखाता हूँ बेटा, दिखाता हूँ। तो 2x + 5 अगर मैंने कहा 0 तो बेटा मैंने क्या कहा था, हल करने के लिए, हल करने के लिए लेफ्ट साइड में हर परिपाटी को बहुत ध्यान सुनना, हर कन्वेंशन की जब मैं बात करता हूं उसको ध्यान सुनना है आपको। तो मैंने कहा 2x + 5 = 0 मेरे पास एक समीकरण है ना, 2x + 5 = 0 मेरे पास समीकरण है। तो मैंने कहा सॉल्व करने के लिए बेटा, हल करने के लिए मैं जो चर राशि है उसको बाईं ओर रखता हूँ, जो बाकी चीजें उसको दाईं ओर भेज देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 2x को मैंने बेटा यहीं रखा और 5 जो लेफ्ट साइड में, 5 जो बाईं ओर, मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, 5 जो बाईं ओर बेचारा धनात्मक था तो उसको धक्का देके दाईं ओर भेजा तो बेचारा बन गया बेटा -5। क्या बन गया? वो -5 बन गया। आंसर भी नहीं आया। क्यों? आंसर आना चाहिए x का। आंसर किसका आना चाहिए? सर आंसर तो x का आना चाहिए। तो बेटा जब x का आंसर आना चाहिए तो 2 को नीचे लाना पड़ेगा। हाँ सर लाना तो पड़ेगा। माइनस का कितना? 5/2। एक बार पॉइंटों में निकाल, थोड़ा सा है ना अच्छा लगा देखने में। तो 5/2 ढाई हो गया, -2.5। अब मैंने कहा इसको नंबर लाइन पे दिखाओ। बेटा भी दिखाता हूं। नंबर लाइन के लिए एक लाइन खींचे, दोनों लगाए एरो। इस एरो का मतलब है यहाँ पर भी कहाँ जा रहा है वो, प्लस इन्फिनिट क्यों जा रहा है मुझे नहीं पता, कहाँ जा रहा है आई डोंट नो। धनात्मक साइड में अनंत, मतलब एंड आ ही नहीं रहा, और ऋणात्मक साइड भी कहाँ अनंत। भी नंबर लाइन तो क्या होती है, अपने नंबर, अपने रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। पढ़ा ना पढ़ना ये बात। तो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती है वो धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, जीरो भी आता है बीच में। मान लेते हैं 18 जीरो है, मान लेते हैं 0 है, मान लेते हैं यहाँ 1 है, मान लेते हैं यहाँ 2 है, और चल रहे हैं डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट मतलब ये एंड आनिया है। यहाँ मान लेते हैं बेटा -1, यहाँ मान लेते हैं बेटा -2, यहाँ मान लेते हैं बेटा -3, और चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, जाने दो। इसका मीनिंग क्या है कि प्लस साइड में भी उसका एंड नहीं आ रहा, अनंत संख्याएं हैं, अनेक संख्याएं हैं। ऐसे यहाँ पर भी नेगेटिव साइड में इसका मीनिंग क्या है, -∞ का नेगेटिव साइड में भी अंत नहीं आ रहा, अनेक संख्याएं है ना, एंड नहीं आ रहा, इसका अंत नहीं आ रहा। खैर मेरा को जो नंबर लिखना था वो -2.5 लिखना था। -2.5 प्लस में तो आएगा नहीं, -2.5 यहाँ तो आएगा नहीं, वो 2 और -3 के बीच में है। तो ये जो नंबर है इसको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, और कलर लेता हूँ, चलो पीला ले लेते हैं। तो जो पीला नंबर दिख रहा है ये वाला है, ये है अपना कितना, -2.5। तो जो आंसर आया था मेरा उसको मैं नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ, जो आंसर आया उसको मैं नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ। तो क्या 9th क्लास तक की जो, 8th क्लास तक की जो बातें हम पढ़ चुके हैं है ना, 9th में आने से पहले, वो सारी बातें अपन ने यहाँ पर रिवाइज करवा दी। हमें चर का मतलब पता लग गया, हमें इक्वेशन का मतलब पता लग गया, हमको रैखिक का मतलब पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल केवल एक ही आंसर आता है। और वो कैसे पाया जाता है, कैसे निकालते हैं, हमारी परिपाटी है, हमारा कन्वेंशन है कि जो चर राशि है, जो अपना वेरिएबल है, जो अपना अननोन है, जो अज्ञात है, उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट में भेज दो। अगर x के साथ में कोई गुणांक मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ में कोई कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको अकेला करो, मतलब वो कॉफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में नीचे, यानी कि हर में चला जाएगा, अपने डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो वो अब करके यहाँ पे किया था मैंने, x को अकेला करने के लिए 2 को कहाँ ले गया, ये अंश, और ये हर कहाँ ले गया, हर में ले गया मेरे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो भी कॉफिशिएंट था वो डिनोमिनेटर में चला गया, और फिर जो भी सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल लिया उसको मैं नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर शो कर सकता हूँ। ये सारी बातें अपन को पता लग गई, ये सारी बातें अपन को पता लग गई कि मैं इसको नंबर लाइन पर भी शो कर सकता हूँ। किसको? रेखीय समीकरण जो एक चर की होती है, उसका जो एक ही हल आता है, उसका जो यूनिक सॉल्यूशन आता है, उसको मैं नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ। अब कुछ बातें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, अपन अपने 9th क्लास के चैप्टर पे आए प्रॉपर, अपन लीनियर इक्वेशन 2 वेल पढ़ें, क्योंकि हमारे कोर्स में अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये अपन पिछला जो पढ़ चुके हैं इसको अपन समझ रहे थे,
अब मैं पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इससे पहले आएगा। चाहे वो वन वेरिएबल की बात हो, चाहे वो टू वेरिएबल बात हो, ये बात दिमाग में रखना कि समीकरणों के लिए ये काम करता है। फिलहाल तो मैंने, क्योंकि पढ़ रहे हैं अपने देखिए समीकरण, तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। रेखीय समीकरण को हल करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना है। बस दो बिंदु हैं, जानते तो आप भी, ऊपर क्या है कि कभी कभी जब मैं बोलूंगा और आपके दिमाग में सर ये कहां से आया, तो पहले अपन मेंशन कर देते हैं, पहले अपन इसको मेंशन कर देते हैं। दो बातें हैं, अगर पहले समझना चाहो तो समझा देते हैं। मान लो सपोज मेरे पास था 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी आपने आंसर सॉल्व मेरे साथ ही किया है, तो 2x इक्वल टू क्या, -5। 2 नीचे आएगा, x आएगा बेटा -5 बाय, तो इसको आंसर अपन निकाला -2.5, है ना। ये बात अपन कर चुके थे। अब जो दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों को मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। ये दो पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये वाले, ये दो पॉइंट लिखे हैं मैंने ये वाले, इन दोनों पॉइंटों को समझाने के लिए पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, बाकी आराम से अपन इस लैंग्वेज को अपन पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण थी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, मैंने दोनों और हजार जोड़ दिया, 1000 यहाँ जोड़ दिया, बाकी 2x प्लस 5 और 1000, 0 था ही, 1000 यहाँ जोड़ दिया। दोनों पक्षों में सेम चीज मैंने ऐड कर दी, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर अभी वही आएगा कि बोथ साइड नंबर उधर ले जाओगे। 2x इक्वल टू क्या था, वेरिएबल यहाँ रखो, क्या सिखाया था, तरीका क्या करने का, वेरिएबल चर यहाँ रखो, बाकी वहां ले जाओ। तो 0 पहले से ही था, 1000 पहले से ही था यहाँ पर। जब ये यहाँ आए तो क्या बन गए, वो माइनस के बन गए, क्या बन गए, वो माइनस के बन गए, माइनस का 1000 और माइनस का 5 प्लस 1000 -1000 शहीद। 2x इक्वल टू फिर से -5 और x इक्वल टू -5 बाय 2, यानी कि -2.5। तो बोथ साइड मैंने सेम चीज को ऐड किया। अगर मैं चाहूं तो बोथ साइड 1000 को घटा दूं, माइनस का, ये भी किसका, माइनस का, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 जब वहां जाएगा तो बन जाएगा प्लस का, तो माइनस का 1000 और प्लस 1000 दोनों कहीं कट जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों साइड समान संख्या को ऐड करूं या समान संख्या को सब्ट्रैक्ट करूं, दोनों साइड, दोनों पक्षों में एक ही संख्या को, एक ही समान संख्या को, सेम नंबर को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मेरा आंसर पे कतई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को लिखा गया अपन ने, हाँ वो लिखा है मैंने। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट अफेक्टेड का मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक रेखीय समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि दो काम कौन से, पहला काम, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए। ये बात दिमाग में रखना। द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों साइड में सेम नंबर को चाहे मैं ऐड करूं या सेम नंबर को चाहे मैं सब्ट्रैक्ट करूं, मेरे को मेरे आंसर पे, मेरे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये कहना चाह रहा है मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो, इक्वेशन फिलहाल मैंने वही ली है, इक्वेशन फिलहाल मैंने वही ली है। मैंने क्या किया, 2x प्लस 5 को मान लेते हैं मैंने 50 से गुणा कर दिया, 0 को भी मैंने 50 से गुणा कर दिया, 0 को मैंने 50 से गुणा कर दिया। अब मैंने सॉल्व करना शुरू किया, बेटा कितने हो गए, 50 दूनी 100x, 50 पंजे 250, 0 50 0। तरीका वही, चर राशि को यहाँ रखो, 100x तो यहीं रहेगा, अचर वहां चला गया, -250। मुझे x चाहिए, तो ये गुणांक है जो कोफिशिएंट नीचे जाएगा, x इक्वल टू -250 अपॉन 100, 100 का भाग लगाया, -2.5, आज भी वही आंसर आया। मैंने बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब चाहो तो बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो आपने कहा सर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन थी, मैंने यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब हाफ से 2 से डिवाइड किया, चलो डिवाइड कर लेते हैं पूरा। तो 2x प्लस 5 को भी 2 से डिवाइड किया, या कुछ 12 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ भी अपन ने 12 से डिवाइड कर दिया, 0 ही होता है, तो 2x प्लस 5/12, ये 12 वहां गुणा हुआ, सर ये तो खेल खत्म हो गया। 12 इंटू 0 क्या करते हैं, वज गुणा, क्या करते हैं, वज गुणा करते हैं ना, ये इससे गुणा होगा। तो ये तो हुआ 2x प्लस 5 और यहाँ 12 इंटू 0 0, अरे फिर से x का आंसर कितना है, -2.5। तो वही तो मैं कहा था, वही तो मैंने कह रहा हूँ, सेम नॉन जीरो नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। कहानी वो चल रही है, नो इफेक्ट, कहानी वो चल रही है, ऊपर की कहानी चल के बात चल रहा है मामला कि द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, कब, बोथ साइड सेम नंबर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ा सॉल्यूशन पे।
बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते वो नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या हो, वो नॉन जीरो हो। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया बेटा कि अगर मैं मान लो डिवाइड करता हूँ जीरो से तो चीज डिफाइन नहीं होगी ना, क्योंकि आप जानते हो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनंत। डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, परिभाषित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लिखा लिखा मुझे कि साहब वो नॉन जीरो। आपके साथ जीरो से मल्टीप्लाई, मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम ये हर आंसर जीरो आ जाएगा। अगर इसको मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट में जीरो रहा लेकिन ये भी जीरो हो गया, तो कुछ आंसर आया नहीं, वेरिएबल गायब हो गया। जब वेरिएबल जीरो से गुणा करने में गायब हो गया तो मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ? जब चर राशि गायब हो गई जीरो से गुणा करने पर, तो मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ, मैं हल क्या कर रहा हूँ? कुछ हल नहीं कर पा रहा फिर मैं। इसीलिए कहा गया कि गुणा और भाग की स्थिति में, जोड़ने घटाने में नहीं बोला मैंने, जोड़ने घटाने में आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, लेकिन मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में नॉन जीरो नंबर से करो, क्योंकि जीरो से डिवाइड करोगे तो डिफाइन नहीं होगा, और जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिफाइन तो हो रहा है लेकिन वेरिएबल गायब हो गया, वेरिएबल ही मेरा चर राशि चली गई। तो मैं सॉल्व किसे कर रहा हूँ? सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? चर राशि को, अज्ञात को, अननोन को, वेरिएबल को ज्ञात करना। तो वो तो गायब हो जाएगा। अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो गायब हो गया। आपको देखा, शून्य से मल्टीप्लाई किया सब खत्म हो गया, बराबर तो आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है बराबर? एक्स कहाँ गया, अननोन कहाँ गया, अज्ञात कहाँ गया, वेरिएबल कहाँ गया, गायब हो गया। इसीलिए कहा गया कि भाई साहब जब डिवाइड सब्ट्रैक्ट करो किससे भी करो, चाहे पॉजिटिव से चाहे नेगेटिव से, बस जीरो से मत करो। तो समीकरण के दोनों पक्षों में समान अशून्य संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो भी रेखीय समीकरण के हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेखीय समीकरण के हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि ये अभी बात चल रही है अपने वन वेरिएबल की, लेकिन ये बात चाहे टू वेरिएबल हो तो भी काम आएगी, है ना, तो भी काम आएगी। तो अब अपन आते हैं अपने नाइन्थ क्लास के चैप्टर पर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक क्या चल रहा था? दो चरों की बात नहीं कर रहे थे, अभी तक हम केवल एक चर की बात कर रहे थे, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। अब अपन पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट टॉपिक पे आए, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, समीकरणें नहीं। हो सकता है आपको मेरी ये बात अभी लग रही हो कि सर इसी बात पे जोक दे रहे हैं, समीकरणें नहीं। समीकरण मतलब सिंगुलर की बात कर रहा हूं, प्लूरल की बात नहीं कर रहा बाल गोपालों। मैं समीकरण नहीं बोल रहा, दो समीकरण तीन समीकरण नहीं बोल रहा, समीकरण मतलब एक ही समीकरण। क्या ये बात इंपॉर्टेंट है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सेम चैप्टर 10th में दोबारा आएगा, बट वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी? एक साथ दो समीकरण होंगी दो चरों में। 10th क्लास में एक साथ दो चरों में, इसीलिए धीरे 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 अपन चीजों समझते हैं। जितना अपना बेस स्ट्रांग होगा, ये मान के चलो आगे क्लासें और आसान और आसान और आसान होती चली जाएंगी। जितना अपना बेस अभी स्ट्रांग होगा ना, उतना आगे क्लास में पढ़ने में और मजा आएगा और कम ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी स्ट्रांग कर लेते हैं। तो हमने जानबूझ के कहा समीकरण, इक्वेशन, इक्वेशंस नहीं कहा। तो अभी अपने पास दो चरों में केवल एक ही समीकरण आएगी। अभी अपने चैप्टर में टू वेरिएबल से केवल एक ही इक्वेशन आएगी एक बार में, इसलिए बोला लीनियर इक्वेशन। एस नहीं लगाया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाली रेखीय समीकरण, समीकरणे नहीं बोला मैंने। चलो भाई, मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई, या एक्स की जगह वाई ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एक्स तो क्यों लूंगा, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा ना मुझे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू जीरो। ए बी सी कौन है? ऑफकोर्स अचर है, खासतौर से अपन बोलते हैं रियल नंबर। जैसे पिछले बोला था ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मानक रूप क्या था? ए एक्स प्लस बी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मानक रूप क्या था? ए एक्स प्लस बी, है ना। वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो अब पिछली बार में तो मैं बोल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या बोल रहा हूँ? ए एक्स प्लस बी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बेटा वेरिएबल तो एक ही था और दो क्या है? अचर है। अब मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ए एक्स प्लस कोई अचर और y प्लस फिर से कोई अचर इजगल टू जीरो। ये अपना इसका मानक रूप है, क्योंकि दो अज्ञात, एक तो x और एक क्या y, ये मेरे अचर, ये मेरे क्या है? चर राशि है। ये मेरी क्या है? चर राशियां हैं। ये मेरी क्या है? वेरिएबल है। क्या है मेरे? ये मेरे वेरिएबल है। तो ये मैंने कहा था आपको कि बेसिक से पढ़ते जाओगे तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में एक ही चर था, बाकी अचर थे, एक ही वेरिएबल था, बाकी कांस्टेंट थे। ये दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दो वेरिएबल हैं
और बाकी क्या है, कांस्टेंट है। ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी कौन है, जहां वेरिएबल है ही नहीं, है ना। और एबीसी खुद कौन है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। एबीसी खुद कौन है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। आपको याद होगा पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो, जो भी तो पढ़ा है आपने पिछली क्लासों में, ये एक चर में एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। हम कहते थे भी ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया इक्वेशन बना सकते हो क्या फिर? अगर ए जीरो हो गया, जीरो टू समथिंग पूरा क्या जीरो, वेरिएबल गायब हो गया, वेरिएबल क्या हो, गायब हो गया, है ना। तो हम ये कहते थे कि भी समीकरण हल करवा रहे हो तो भी कम से कम अपना ऐसा नहीं होना चाहिए समीकरण गायब हो जाए। तो अगर ए को रख दूं मैं, इंटू कर दूं जीरो से, ए कौन है, जीरो हो, तो जीरो टू समथिंग पूरा इक्वेशन ही मेरी क्या गायब हो गई। समीकरण तो रहना, समीकरण में एक अज्ञात तो चाहिए ना। समीकरण मतलब क्या है, वेरिएबल भी होगा, अज्ञात भी होगा, तो है ही, बचा ही नहीं। वैसे ही यहाँ पर एक साथ ही दोनों जीरो हो जाए तो काम खराब हो गया। मान लो मैं कहता हूँ साहब ए भी जीरो है ना, और बी भी जीरो है, तो मेरा काम खत्म हो गया। ए भी जीरो, एक्स गायब हो गया, बी भी जीरो, एक्स गायब हो गया। अरे दोनों जीरो रख दोगे तो पूरा इक्वेशन ही गायब हो गई। तो ये लिख देते हैं ए और बी दोनों जीरो अपने एक साथ नहीं हो सकते। तो मैंने लिख दिया ए और बी दोनों शून्य नहीं, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। तो एबीसी अचर है, वास्तविक संख्या है, लेकिन एक साथ जीरो ये मन नहीं कर सकते हो, है ना। ए और बी आर नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो एक साथ जीरो नहीं होंगे, तथा ए और बी दोनों शून्य नहीं। तो ये हमारा मानक रूप है किसका, रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल, किसका, हमारे दो चरों वाली रैखिक समीकरण का ये अपना क्या है, एक मानक रूप है। अब जो हमने ये बेसिक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, इसको हम अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स में। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, जब तक मैं इसका एंड करूंगा तब तक वो कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैंने कहा इक्वेशन आपको साफ दिख रही होंगी यहाँ पर, सभी इक्वेशंस जो लिए हैं एग्जांपल वो दो वेरिएबल में है, एक्स और वाई। जो अज्ञात है वो वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स और वाई हैं, यहाँ पर भी एक्स और वाई, यहाँ एस और टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर सकता हूँ, आप चाहो तो यू वी लो, टी एस लो, पी क्यू लो, जो इच्छा हो ले सकते हो। जो अज्ञात है मेरे लिए अपना वेरिएबल है, तो यहाँ एस और टी मैंने वेरिएबल मान के लिया है। ये पाई अज्ञात नहीं है, पाई तो आप जानते हो, है ना। वो 3.14 लेते हो, कई बार 22/7 लेते हो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पाई तो आप जानते हो, जो आप जानते हो वो नियत है, वो फिक्स्ड है। आप एस और टी को नहीं जानते, वेरिएबल है। आप यू और वी को नहीं जानते, वेरिएबल है। आप एक्स और वाई को नहीं जानते, वेरिएबल है। आप एक्स और वाई को नहीं जानते, वेरिएबल है। आप पी और क्यू नहीं जानते, वेरिएबल है ना। तो जो अज्ञात है वो वेरिएबल है। तो मैंने भांति भांति एग्जांपल लिए हैं। पहली बात, उसको मानक रूप में लेके आओ। तो देखो मानक रूप का सिखाया मैंने आपको, मैंने सिखाया मानक रूप की राइट साइड में केवल जीरो हो। समझना बात को, देखो आराम से, बहुत आराम समझना, मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा इस बात को। राइट साइड में क्या लेके आओ, जीरो लेके आओ, दाएं पक्ष में जीरो लेके आओ। और जो वेरिएबल्स हैं आप देख रहे हो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने किस में रहे, धनात्मक में रहे। हाँ कहीं नहीं भी हो चलेगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो अपन कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड मानक रूप, मानक रूप के लिए मैं अपने इस एक्स को एक्स रखता हूं, एक्स को मैंने एक्स ही रखा, और प्लस का क्या 4y, 8 को यहां लाया बेटा, माइनस का 8 इजकल टू 0, माइनस का 8 और क्या बन गया बेटा, वो 0। अब मैंने कहा पहचानो कि आपका ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो जब पहचानना था तो आपने देखा कि ए कौन है भाई, जो एक्स के साथ में गुणा हो रहा है चिन्ह के साथ विथ साइन, वो ए है। जो वाई के साथ में गुणा हो रहा है चिन्ह के साथ, वो मेरा क्या है, बी है। और जहां वेरिएबल है ही नहीं चिन्ह के साथ, वो मेरा सी है। समझना मेरी बात को, एक्स के साथ में कोई गुणा नहीं हो रहा। अरे एक तो होता है, एक तो यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह होता है। तो अपना जो एक्स के साथ में एक है, तो ए तो हो गया अपना कितना बेटा, ए। बी के साथ बी कौन है, जो वाई के साथ गुणा हो रहा है, वाई के साथ गुणा हो रहा है बेटा 4, तो बी आ गया 4। जहां अचर राशि, जहां वेरिएबल है ही नहीं, वो चिन्ह के साथ बोलो तो वो 8 है। चिन्ह कितना है, माइनस का, या माइनस का 8। और देखते हैं, इतने एग्जाम्पल लिए हैं, 100% आपका दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी चीजें। इसको यहां लेके आए, राइट साइड में जीरो करना है, यहां लेके आए, 3x तो यहीं पे ही था, 10y यहां आया, माइनस 10y, 25 यहां आया, माइनस का 25 इक्वल टू 0। मैंने कहा बेटा पहचानो ए बी सी कौन है। बेटा ए कौन होता है, x का, यानी पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो मेरे जो मैंने बनाया है, जो मानक रूप मैं लेके आया हूं, उसमें ए कौन है बेटा, 3 है, प्लस का 3 है ऑफकोर्स।
जो मैं रूप लेके आया हूं उसमें y के साथ में कौन गुणा हो रहा है? अगर आप बोलोगे 10 तो गलती हो गई, मैंने कहा था चिन्ह के साथ, तो y के साथ में गुणा कौन हो रहा है बेटा? माइनस का 10। और जो अचर राशि जहां वेरिएबल है ही नहीं, जो अचर राशि है प्योर, जहां चर राशि है ही नहीं, जहां वेरिएबल है ही नहीं, वो 25 नहीं, कितना है? -25। चिन्ह के साथ बात करनी है भाई, चिन्ह के साथ बात करनी है भाई। तो मैं जिस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ उसी फॉर्म में एबीसी लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अब ये क्या है? एस तो यही था, -4t भी यही था, 9 आया वहां से, तो माइनस का 9 बन गया इजगल टू 0, मानक रूप में आ गया। अब मानक रूप में आते ही भैया, मानक रूप में आते ही अपन ने ढूंढना शुरू किया ए होता है मेरे पहले वेरिएबल के साथ में क्या गुणांक है? पहले वेरिएबल साथ में गुणांक कौन है बेटा? 1 है, जो फॉर्मेट में लिख रहा हूं। बी कौन है बेटा? -4 है। सी कौन है बेटा? -9 है। अगर कोई आदमी टी को पहले मानता है, मान लो उसका यू बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, फिलहाल तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, है ना? अभी एक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इसको पहला मानो वेरिएबल, इसको दूसरा मानो, अगर आपको चेंज हो भी जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ा, पर पहचानना सीख रहे हैं, पहचानना सीख रहे हैं कि भैया इक्वेशन को मानक रूप में लाओ और एबीसी को पहचानो। अब यहाँ पर यू और बी, अच्छा ऑर्डर भी मांग के चल रहे हैं, एक्स पहले आता है वाई से, तो अपन एक्स वाई मानते हैं। यू और वी तो है, पहले कौन आए? मतलब एक कॉमन सेंस, एक सिंपल सा कॉमन सेंस है बेटा। अब एस टीम पहले कौन आ रहा है? एस आ रहा है। एक्स वाई में पहले कौन आता है? एक्स आता है। ये तो नियम अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो अपन छठी चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक्स वाई में पहले कौन लेते हैं? एक्स लेते हैं, क्योंकि एक्स पहले आता है वाई से। एस और टी में पहला कौन लूंगा? एस लूंगा, टी से पहले आता है। यू और वी में पहला कौन आता है बेटा? यू आता है, वी बाद में आएगा। एक्स और अपने पी और क्यू में पहला कौन आएगा? पी आएगा, बाद में क्यू आएगा। तो वो सब नॉर्मल जो अपन जानते हैं उसके आधार पर चल रहा है। अब यहाँ पर पाई यू प्लस 4v तो बेचारे यही थे, 10 वहां से आया, आने दो। अब जो नॉर्मल प्रोसीजर था, जो मैं कहता ना कि अगर चर राशियां बहुत सारी हैं, दो दो चर राशियां हैं, तो जो पहले आ रहा है इंग्लिश अल्फाबेट वो पहला, दूसरा है, दूसरा मान लो, है ना? ठीक है। तो यू का गुणांक कौन है बेटा? पाई है। वी का गुणांक कौन है बेटा? 4 है। बट सी कौन है? -10। सी कौन है बेटा? -10 है। गलती मत करना प्लस माइनस सी, गलती मत करना प्लस माइनस सी। इधर आ जाओ। मैं ये कहूं कि a इजगल टू बी या कहूं b इजगल टू, को फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों कहा? कि जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 यहां लिखा, कांस्टेंट इधर रखा। तो 3 इजगल टू √2x माइनस 7y लिखूं, या इसको यहां लेके वही वाली बात कि 3 इजगल टू लिखा हुआ है, यहां दिखा रहा हूं आपको, देखो 3 इजगल टू लिखा हुआ है, √2x माइनस 7y, ये पूरा आपस में चेंज हो गए। √2x माइनस 7y इजगल टू 3, बात तो एक ही होगी। तो फिलहाल मैं 2 स्टेप में कर रहा हूं आपके लिए। पहले लिखा मैंने √2x माइनस 7y इजगल टू 3। अब प्रॉपर वे में आया कि मैं परिपाटी क्या है? लेफ्ट साइड में वेरिएबल। परिपाटी क्या है? कन्वेंशन क्या है? लेफ्ट साइड में अपने चर राशियां और राइट में अपने अचर। तो मैंने वही काम किया, मैंने पहले इजगल टू था, फ्लिप कर दिया, कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं, पकड़ा और कान उमेट दी, फ्लिप हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसको यहां लगा है, तो √2x माइनस का 7y, 3 यहां आया, -3 इजगल टू 0। अब पहचाना शुरू किया, x का गुणांक, x का कोफिशिएंट वो हमारा a है, तो a आया अपने पास कितना बेटा? a आया √2। y का गुणांक अगर आपने 7 बोला तो गलती होगी, क्या कहा था? चिन्ह के साथ, साइन के साथ। y का गुणांक, y का कोफिशिएंट कौन है बेटा? -7 है। अचर राशि अकेले 3 नहीं बोलोगे, चिन्ह के साथ बोलोगे -3। अब समझ में आया क्यों सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए? अब समझ में आया क्यों मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए? कि इतना एग्जाम्पल करने के बाद तो गलती आपसे होगी ही नहीं, वही हम चाहते हैं, गलती आपसे ना हो। आ जाओ यहाँ आ जाओ, ये तो बिल्कुल पका पकाया था, ये तो प्रॉपर मानक रूप में दे रखा है, बस इसमें कुछ नहीं करना। ये वही चीज है, x माइनस √3y प्लस का 8 इजकल टू 0। x कौन है? जहां कोई नहीं होता वन तो होता है ना, अरे जहां कोई नहीं हो वन तो है ही। तो x का गुणांक कौन है? 1। y का कौन है? √3 नहीं है, माइनस का √3 है भाई, प्लस माइनस मत भूलना। c यानी कि जहां वेरिएबल है ही नहीं, जहां अचर राशि है ही नहीं, इसमें चर राशि है x, इसमें चर राशि है y, मीन टू से इट कंसिस्ट ऑफ क्या? वेरिएबल x, इट कंसिस्ट ऑफ क्या? वेरिएबल y। यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा प्योर अचर हो गया, यानी c हो गया 8, ये प्लस का 8 है। यहाँ पर चाहो तो इस p को यहाँ ले आओ, ऐसा भी कर सकते हो, फ्लिप कर दूं उसको, ऐसा एक बार मैं फ्लिप कर रहा हूँ आपके लिए सामने। 4q प्लस का 18 इजगल टू -p, कुछ नहीं कहीं ले गया, फ्लिप किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब चीज उसमें आ जाए, है ना? तो फ्लिप किया मैंने। अब p को पकड़ के यहाँ लेके आया, p हो गया प्लस का ही 4q चल रहा है, प्लस का 18 चल रहा है। तो फ्लिप करने में कुछ नहीं होता, वो वाली फ्लिप है, मतलब फ्लिप मतलब आजू बाजू,
एक को रखूं बराबर बी को या बी को रखूं ए के बराबर, बात तो एक ही है ना। वो चीज की है मैंने, पहले पलट दिया ताकि पी प्लस में आ जाए मेरा, और ये आ गया। अब पहचान होगा कॉफिशिएंट कौन है पी, पी का एक है। कॉफिशिएंट कौन है भाई, चार, क्यू का चार है। कॉफिशिएंट जो अचर है जहां वेरिएबल है ही नहीं वो कौन है, 18 है, तो ये 18 आ गया अपना सी। तो इतना एग्जाम्पल लेने पीछे मेरी मंशा ये थी कि इतनी बार देख लोगे तो फिर गलती कभी करोगे ही नहीं पहचानने में। तो फ्लिप बी लिख दिया है मैंने आपके लिए, ए इजगल टू बी, या कहें अपन बी इजगल टू ए, इसको बोलते हैं फ्लिप करना। ये भी मैंने बता दिया, दो बार फ्लिप किया मैंने ताकि कोई चेंज साइन कुछ नहीं किया। Any linear equation in one variable can be written in the form of linear equation two variable। बड़ी प्यारी सुंदर सी बात है। कोई भी एक चर राशि वाली रेखीय समीकरण आप दोगे मुझे, मैं उसको दो चर राशि वाली रेखीय समीकरण के प्रारूप में, उसके रूप में लिख दूंगा या लिख सकता हूं। क्या कहा, एक चर वाली किसी भी रैखिक समीकरण को, एक चर वाली किसी भी रैखिक समीकरण को दो चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। आपने कहा सर कैसे, मैंने बेटा फिर से वही वाली बात, मैं इतना एग्जांपल लूंगा लिखना खुद सीख जाओगे। आपके सामने नीचे 4 एग्जांपल लिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने कहा सर वेरिएबल तो यहाँ एक ही है, पहली वाली समीकरण में वेरिएबल एक है, दूसरी में भी एक है, तीसरी में भी एक है, चौथी में भी एक है। मैंने कहा बेटा वही तो मैंने क्वेश्चन बनाया कि मैं किसी भी एनी जो एक चर वाली रैखिक समीकरण है, जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, उसको मैं टू वेरिएबल्स के फॉर्मेट में, उसके प्रारूप में, यानी उसके मानक रूप में, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, आओ सीखते हैं। मेरे पास पहली क्वेश्चन दे रखी है x इक्वल टू -5। पहले तो उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मेट में, आप चाहो तो लिख लो उसको, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो पहले लिखा है मैंने x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी मैंने इसको फर्स्ट वन वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा है, अभी इसको मैंने वन वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा है भाई। फॉर्मेट ऑफ वन वेरिएबल, एक चर का प्रारूप, अभी तो एक में लिखा है, यहां बदल रहा हूं दो चर की प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ टू वेरिएबल। दो चरों की समीकरण का प्रारूप। अब देखो x प्लस 5 था ना, मैं सोच सकता हूं x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इजगल टू, समझ गए, है ना चालाकी, है ना चालाकी। अगर कोई कहे कि भैया कोई एक चर वाली समीकरण, उसको दो चर में लिखो, लिख देंगे। सेकंड वाले चर के साथ कोएफिशिएंट 0 ले लो, तो हाँ तो 0 गया। अब कह सकते हो ए कौन है 1, अब कह सकते हो ना ये आपको ए कौन है बेटा सर 1 है, बी कौन है बेटा सर 0 है, सी कौन है बेटा 5, ये लो। आओ इसको करते हैं, y इजगल टू 2, हाल फिलहाल इसको फर्स्ट वाले फॉर्मेट में लिखो, तो y माइनस 2 इजगल टू 0। सबको लेफ्ट में लिया है, राइट में 0। आपने सर इसमें x नहीं है, मैंने कहा बेटा क्या कहा था, 0 गुणा x प्लस y माइनस 2 इजगल टू 0। लो मैं ले आऊंगा बेटा, पक्का ले आऊंगा, कह रहा हूं ना। a कितना आ गया 0, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया -2। आहा भाई वाह, मजा आ गया। दूसरी समीकरण 2x इजगल टू 3, पहले प्रारूप में लाओ, 2x माइनस 3 इजगल टू 0। क्या लिखा, 2x माइनस 3 0। अब लिखो आ जाओ, 2x प्लस 0 गुणा y माइनस 3 इजगल टू 0। तो हर समीकरण को जो रेखीय है एक इक्वेशन, एक वेरिएबल में, हर वो लीनियर इक्वेशन जो एक चर में है सिंगल वेरिएबल में, उसको दो चरों के प्रारूप में लिख सकते हैं। और लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, भी ये समझ में आ जाए कि भाई दो चरों में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं उसको अपन, जो चर गायब है उसका कोएफिशिएंट 0 मान के लिख दो, ताकि कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इक्वेशन आज ही वही है, देखो व्हाट इज 0 टू y 0, इक्वेशन आज ही वही है, बट उसको दो के प्रारूप में लिख दिया। क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है, भाई लिख दो, दो के प्रारूप में लिख दिया, लिया है दो का प्रारूप, एक वेरिएबल x y था नहीं तो लिख दिया 0y, प्रारूप आ गया, प्रारूप ले आए,
दो चरों का प्रारूप लिया है, टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट लिया है। आओ यहाँ करते हैं। तो पहले फ्लिप किया, देखो पहले फ्लिप किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने पहले तीन में दिक्कत क्यों नहीं थी, फ्लिप क्यों नहीं किया, पहले तीन में वो दाएं बाएं क्यों नहीं किया, शिफ्टिंग नहीं किया, शिफ्टिंग नहीं की, मैं दाएं बाएं कर रहा हूँ, फ्लिप करना सिखाया था जो मैंने। क्योंकि पहले तीनों के अंदर जो परिपाटी थी वो सही थी कि लेफ्ट में वेरिएबल, राइट में कोई संख्या हो तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, लेफ्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, लेफ्ट में दो, राइट में वेरिएबल। तो पहले फ्लिप किया, 5y इजगल टू 2, पहले सिंपल फ्लिप, कुछ नहीं, सिंपल फ्लिप। अब शिफ्टिंग की, दो उधर लेके आए, तो 5y माइनस 2 इजगल टू 0। अब तो सर लिख लोगे आप, अरे सर 0 गुणा x प्लस का 5y माइनस का 2 इजगल टू 0। अब पहचान लो a, यहाँ का a कितना है, ऊपर वाले का a है 2, यहाँ का b कितना है 0, और यहाँ का c कितना है -3। यहाँ का a कितना है 0, यहाँ का b कितना है 5, यहाँ का c कितना है -2। ये लो भाई, तो इतनी बार मैंने करा दिया है ना। पिछले अपने पेज पर अपने 6 फॉर्मूले, 6 अपने एग्जांपल लिए, यहाँ पर 4 लिए, तो अब 10 एग्जांपल ले चुके हैं। अब तो 100% आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आपने शुरुआत में देखा आज कि भाई एक चर वाली रखी समीकरण, एक वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन क्या आता है, यूनिक आता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा भाई साहब। अद्वितीय का मतलब क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक और केवल एक ही हल आएगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ही आएगा, और कोई सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मन में आया कि सर दो चरों में क्या होगा, अरे बेटा एक चर में एक क्यों आता था, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही था। जैसे मान लो x है, तो x का एक ही मान तो आएगा। अब तो दो वेरिएबल हैं, अब तो दो वेरिएबल हैं, दो आने चाहिए, एक x का मान एक y का मान। अब कैसे आएगा सर, अद्वितीय आएंगे क्या, मतलब x का भी एक y का भी एक, ऐसे आएगा क्या। कोई मन में क्वेश्चन ये तो उठा, मन में प्रश्न क्या उठा कि जब एक वेरिएबल की रैखिक समीकरण थी तो x का एक मान आया, ये दो वेरिएबल की है तो एक मान तो x का आएगा, एक मान y का आएगा, एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी, मतलब पेयर आएगा, युग्म आएगा। तो क्या सर वो युग्म एक ही होगा क्या, यूनिक, ये x का भी एक और y का भी एक, तो युग्म आ गया 2,3। जैसे मान लो युग्म क्या आ गया 2,3, x का 2 y का 3, भी बात खत्म, अब और कुछ नहीं आएगा। ऐसा तो कहीं नहीं होगा, ये कुछ अलग होगा। वो सिखाने के लिए टॉपिक लिया है, अरे वो सिखाने के लिए टॉपिक लिया है ये वाला। As there are two variables in the equation, let x and y, थोड़ी देर के लिए अपन x y मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या, काफी देर के लिए x y के चलेंगे अपन, है ना। तो as there are two variables in the equation, let x and y, a solution means का क्या होना चाहिए, pair of values, one for x and one for y। ऑब्वियस सी बात है, जब एक वेरिएबल की बात करें तो एक हल था, तो जब दो वेरिएबल की बात करें तो दो हल होंगे, तो दो, एक युग्म मिलेगा, एक पेयर मिलेगा, एक x की मान और एक y का मान, which satisfy the given equation, जो इक्वेशन को संतुष्ट करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई के मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो। संतुष्ट करने का मासूम सा चीज है इक्वेशन में। सेटिस्फाई करने का सिंपल सा मीनिंग इक्वेशन का, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है साहब। तो चूंकि इस समीकरण में दो चर हैं, क्योंकि हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है भैया, तो चूंकि इस समीकरण में दो चर हैं जिनको अपन ने मान लिया एक्स और वाई, जो दो चर हैं उनको अपन ने मान लिया एक्स और वाई, इसलिए हल का अर्थ होता है एक्स तथा वाई के मानों का युग्म। एक मान एक्स का दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करें, एक मान एक्स का एक मान वाई का, ये भी लिख देते हैं। युग्म एक मान एक्स का तथा एक मान वाई का, जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करें। अब प्रॉब्लम ये आई, चलो ठीक है युग्म तो आ जाएगा, युग्म तो आ गया, तो क्या वो पेयर, क्वेश्चन मन में उठा, इज द पेयर इज यूनिक, जो पेयर आप निकाल के लाए हो इज द पेयर इज यूनिक, ये मन में क्वेश्चन उठा, क्या वो अद्वितीय होगा, क्या यह युग्म
अद्वितीय होगा? ये क्वेश्चन मन में उठा कि सर जैसे आपने पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो एक्स का एक ही मान आता था, एक्स मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का एक ही मान आता है, और लिखा भी था आपने सर अद्वितीय, आपने लिखा भी था। बेटा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, डाला क्वेश्चन मार्क, क्या होगा क्या? अरे तो देखते हैं ना, अभी देखते हैं होगा नहीं होगा। आपके सामने एक इक्वेशन ली मैंने, 2x प्लस 3y इजकल टू 12। आपके सामने एक समीकरण लिए मैंने, 2x प्लस 3y इजकल टू 12। ऑफ कोर्स ये एक रैखिक समीकरण है और दो चरों की है। ऑफ कोर्स ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? सर x का घात भी एक है, y की घात भी एक है, पावर ऑफ x भी 1 है और पावर ऑफ y भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। और अपने क्या बोलते हैं, दो इसमें चर हैं, दो अज्ञात हैं, दो अननोन हैं, दो वेरिएबल हैं x और y, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब मैंने कहा कि भाई आंसर क्या होता है, एक्स और वाई के मान के पेयर, एक मान एक्स के लिए एक मान वाई के लिए, जो संतुष्ट करे इस इक्वेशन को। आओ चेक करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए आपके सामने। एट मतलब एक्स इक्वल टू 3 वाई 2 रखा, तो मैंने जब एक्स रखा 3 तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। क्यों? एक्स तो मान रहा हूं 3, वाई मान रहा हूं 2, तो क्या संतुष्ट हो रहा है क्या? भाई ये तो चेक करेंगे अपन, परिभाषा ये तो कह रही है संतुष्ट करनी चाहिए। तो हमने चेक किया, हमने x को 3 और y को 2 रख के चेक किया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, अरे ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाँ, एक युग्म संतुष्ट होता है। तो एक युग्म तो आ गया। अब आपके मन में क्या था कि सर ये यूनिक है क्या? तो एक युग्म तो आ गया, अब इसके अलावा और कोई आ गए तो फिर यूनिक नहीं होगा। इसके अलावा और कोई आंसर आ गया, यूनिक नहीं होगा भाई, और नहीं आया तो यूनिक होगा। एक और चेक करते हैं। एक्स को माना 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। सर 0 प्लस 12, अरे सही तो 12 आ गया। अरे सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बस तो अब आपके दिमाग में आंसर आना शुरू हो गया कि सर यूनिक तो नहीं होगा। सर यूनिक तो कैसा हुआ? एक आंसर और आ गया। आओ आगे बढ़ो। एक्स को लिया 6, 2 गुणा 6, 3 गुणा वाई को लिया 0। अरे सर चमत्कार हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अरे तभी तो मैं बाद में लिखूंगा, तभी तो लिखूंगा क्या भाई यूनिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो एक ही मेरी इक्वेशन थी और भांति भांति के आंसर आ गए। ये देखो 3,2 ये युग्म भी आंसर है, ये पेयर जो है 3,2 का ये भी आंसर है, एक पेयर 0,4 भी आंसर है, एक पेयर 6,0 भी आंसर है। क्या ये है क्या? 2 और 3 रख के देखो, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, 2 और 2 4 और 9, ये तो 13 आ गया। और 12 और 13 बराबर नहीं होते, है ना भाई, ये तो 13 आ गया और 13 12 बराबर नहीं होते, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट सेटिस्फाई। कोई बात नहीं, ये आंसर नहीं, लेकिन फिर भी 3 तो आ गए, और भी आ सकते हैं, है ना। संतुष्ट नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं हर चीज करेगी। ये क्यों लिया एग्जाम्पल मैंने? अरे जरूरी तो ना हर पेयर सेटिस्फाई करेगा। आपके मन आएगा अरे ऐसा हर कोई कर रहा है, अरे कुछ जो मैंने सोच के रखे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर कोई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करता। तो इस एग्जाम्पल से एक बात तो साफ हुई यार, यहां पर जो लीनियर इक्वेशन, एक ही लीनियर इक्वेशन, ऑफ कोर्स एक ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के यूनिक आंसर नहीं होंगे। क्यों? आपके सामने ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है। ये एक मैंने जानबूझ के लिया ताकि मन में ये नहीं बैठ जाए सारे हल है क्या? अरे नहीं बेटा, सारे हल नहीं है, कुछ नहीं भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे आ गए, 3 हल आ गए। फिर भी 3 ऐसे पेयर आ गए एक्स वाई के जो हल हैं, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, एनी लीनियर इक्वेशन, एक ही, ऑफ कोर्स एक ही, इन टू वेरिएबल का कोई यूनिक हल नहीं आता। इसी बात को मैंने एक एग्जांपल और लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 6, समीकरण के 4 हल निकालो। लाओ निकालते हैं, अभी लो आपके सामने निकालता हूं। एक बेस्ट तरीका बताता हूं, शानदार तरीका बता रहा हूं, जानदार तरीका। एक बार आप x रख दो 0, x आपने क्या रखा 0, तो y कितना 3 आ रहा है, और y क्या रख दो आप 3, तो आपने रखा x तो 0 प्लस 2 इंटू 3 इजकल टू 6। सेटिस्फाई हो रहा है साहब, सेटिस्फाई हो रहा है, काम बन गया। एक बार आप y रख दो 0, तो मैंने y रखा 0, y रखा 0, तो x आया 6,
तो x को रख दो 6। कितना मजेदार आ रहा है ना काम करने में, देखने में। तो x को रखा 6 प्लस 2 इंटू 0, और ऐसे 6 आ गया, संतुष्ट हो गया साहब, संतुष्ट हो गया। सपोज आप यहां पर x रखते हो 2 और y भी रखते हो 2, बोलो मजा आएगा। देखो x क्या रखा आपने 2 और y भी रखा आपने 2, तो 2 प्लस 4, सर ये भी 6 आ गया, तो हो गया सेटिस्फाइड। अजी हो गया सेटिस्फाई, ये भी हो गया। 4 निकालने थे, एक और निकालने हैं, लाओ एक और निकालते हैं। फिर से कोशिश करो 6 लाने की। मैंने कहा बेटा एक काम करो, यहां रखो 4, यहां रखो 1, x को रखो 4 और y को रखो 1, तो x को रखा 4, 2 इंटू 1, सर ये भी 6 आ गया। अरे चाहता ही ये था। तो इन दो एग्जाम्पल से एक बात तो निश्चित हो गई, इन दो एग्जाम्पल से एक बात निश्चित होगी, मतलब इन दो एग्जाम्पल कराए मैंने, एक तो कराया आपको ये वाला अनेक हल निकाल दिए, एक कराया ये वाला अनेक हल 4 सामने रख दिए, और भी ला सकता हूं लेकिन फिलहाल 4 सामने रखे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक समीकरण हो दो वेरिएबल की, दो चरों की एक रैखिक समीकरण हो, दो चरों की वन लीनियर इक्वेशन हो, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक नहीं होता। इस बात को मैंने लिख भी दिया है। By above example we can say there is no end of different solution। देखो कोई अंत नहीं आएगा, मैं निकालता रहूंगा, बैठा निकालता रहूंगा, अंत नहीं आएगा। तो by above example we can say there is no end of different solutions of a। देखो जानबूझ के मैंने कॉमा लगाया, a मतलब एक ही, तो 10th क्लास में जाओगे ना तो एक साथ दो समीकरण आएंगे। खैर फिलहाल अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार में एक रेखीय समीकरण जो दो वेरिएबल में है उसके अनेक हल विद्यमान होंगे, यूनिक नहीं होगा, अद्वितीय नहीं होंगे। तो आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बार बार बोलूंगा ये बात, बार बार कहूंगी ये बात, आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई अंत नहीं आएगा। इसका मतलब दैट इज आ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक नहीं, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल मौजूद होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, उपरोक्त उदाहरणों से हम कह सकते हैं, उपरोक्त उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि दो चरों वाले एक रेखीय समीकरण, चर दो हैं समीकरण तो एक है, अरे चर दो हैं समीकरण तो एक है, तो हम कह सकते हैं कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं आ रहा, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। अर्थात दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जबकि अपन ने जब अपन छोटी क्लासों में यानी इसके पूर्व क्लासों में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका, लेकिन यहाँ पर मामला बढ़ गया। अब समीकरण एक ही है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, तो कितने आ रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे।